अंतिम निर्णय। समुद्र रक्षक पर हमारे अस्तित्व के 8वें दिन कैप्टन विक्रम ने घोषणा की कि वे अपने गंतव्य पर पहुंचने वाले हैं। यह सुनकर हमारे बीच एक अजीब सी शांति छा गई, कुछ राहत की, कुछ डर की। हमने नहीं जाना था कि यह गंतव्य क्या था और हमारे साथ क्या होने वाला था। हमने कैप्टन विक्रम से सीधी बात करने का निर्णय लिया। प्रोफेसर दीक्षित, आकाश, मोहन राव और डॉ माया कैप्टन के नियंत्रण कक्ष में गए। कैप्टन विक्रम, प्रोफेसर दीक्षित ने कहा, हम जानते हैं कि आप नेपच्यून होल्डिंग्स के लिए काम कर रहे हैं। हम आपको कोई खतरा नहीं है, हम बस अपने घर लौटना चाहते हैं। कैप्टन विक्रम ने हमें ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। आपकी जानकारी अब एक बोझ है, उसने कहा। आप नेपच्यून होल्डिंग्स के संचालन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हम आपको जाने नहीं दे सकते। डॉ माया ने हस्तक्षेप किया। हमने सुना है कि आपका मास्टर भी जहाज पर है। क्या हम उससे बात कर सकते हैं? कैप्टन विक्रम कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने इंटरकॉम उठाया। मास्टर, बचे हुए लोग आपसे बात करना चाहते हैं। एक गहरी, गंभीर आवाज इंटरकॉम पर गूंजी। यह वही आवाज थी जो हमने पहले सुनी थी। आप क्या चाहते हैं? आवाज ने पूछा। आकाश ने हिम्मत जुटाई। हम आज़ादी चाहते हैं। हम आपको वचन देते हैं कि हम आपके संचालन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। हमें बस अपने परिवार के पास लौटना है। मास्टर हंसा। उसकी हंसी ठंडी और क्रूर थी। आपकी आज़ादी संभव नहीं है। आप हमारे गुप्त ऑपरेशन के लिए एक खतरा हैं। आपको हमेशा के लिए हमारे साथ रहना होगा। यह सुनकर हम सभी के चेहरे पर निराशा छा गई। हमें लगा कि अब कोई आशा नहीं थी। लेकिन तभी डॉ माया ने एक अंतिम प्रयास किया। मास्टर, उसने कहा, मुझे पता है कि आप कौन हैं। आप डॉ अर्जुन राव हैं, जो कभी भारतीय नौसेना में एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे, लेकिन आप गहरे समुद्र के संसाधनों के लालच में पड़ गए। यह सुनकर इंटरकॉम पर सन्नाटा छा गया। कैप्टन विक्रम का चेहरा भी बदल गया। ऐसा लगा जैसे माया ने एक गहरे रहस्य को उजागर कर दिया था। आपने मुझे कैसे पहचाना? मास्टर की आवाज में अब थोड़ा क्रोध था। आपकी तकनीक और आपकी विचार प्रक्रिया, डोमाया ने शांत रहते हुए कहा। आप नेपच्यून होल्डिंग्स के पीछे के मास्टरमाइंड हैं। आपने एम रुस्टाटवी सागर रानी को बचाने का नाटक किया, लेकिन आपका असली मकसद हमें पकड़ना था। मास्टर ने कुछ देर के लिए कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा, तुम बहुत होशियार हो डॉक्टर माया, लेकिन इससे तुम्हारा भाग्य नहीं बदलेगा। अचानक जहाज के डेक पर जोर से कंपन शुरू हो गया। कैप्टन विक्रम ने हमें देखा। हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। हमें पता था कि यह अंतिम निर्णय का समय था। या तो हम उनके साथ रहने का फैसला करें या भागने की आखिरी कोशिश करें, चाहे परिणाम कुछ भी हो। हमारी जान अब खतरे में थी और हमें एक चुनाव करना था। भाग 4, खुले समुद्र में। अध्याय 16, जीवन रक्षक नाव का निर्माण व मास्टर। डॉ अर्जुन राव के खुलासे के बाद और कैप्टन विक्रम की चेतावनी के बाद कि हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, हमने एक अंतिम हताश योजना बनाई। हम जहाज से भागने का फैसला किया, भले ही इसका मतलब खुले समुद्र में फिर से तैरना हो। हमने डॉ माया की बुद्धिमत्ता और मोहन राव के इंजीनियर कौशल का उपयोग किया। जहाज के नीचे के डेक पर, जहां हमें कम निगरानी में रखा गया था, वहां हमने कुछ अतिरिक्त सामग्रियों और मलबे टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। डॉ माया ने सुझाव दिया कि हम एक छोटा अस्थाई जीवन रक्षक राफ्ट बना सकते हैं जो हमें समुद्र रक्षक से दूर ले जा सके। हमारे पास कुछ खाली बैरल, लकड़ी के बक्से और वाटरप्रूफ कैनवास के टुकड़े थे जो जहाज के कार्गो से गिरे हुए थे। मोहन राव ने इन सामग्रियों का उपयोग करके एक मजबूत लेकिन हल्की संरचना बनाना शुरू किया। आकाश ने रस्सी और टूटे हुए प्लास्टिक के टुकड़ों से एक छोटा सा पाल सेल बनाने में मदद की। हम रात में छिपकर काम करते थे ताकि कोई हमें देख न सके। हमारे साथ के अन्य यात्री भी इस काम में शामिल हो गए। प्रोफेसर दीक्षित ने हमें दिशा देने के लिए तारों का उपयोग करने के तरीके बताए, जबकि स्नेहा ने बचे हुए सूखे खाने और पानी को इकट्ठा करने में मदद की। बच्चों के माता पिता ने भी अपनी ओर से जो कुछ भी संभव था वह किया। काम बहुत मुश्किल था और हमें हर पल पकड़े जाने का डर था। समुद्र रक्षक के दल के सदस्य कभी कभी हमारे क्षेत्र में आते थे, लेकिन हम उन्हें चकमा देने में कामयाब रहे। कैप्टन विक्रम अभी भी अपने मुख्य मिशन में व्यस्त था, जो हमारे लिए एक राहत थी।
3 रातों के अथक परिश्रम के बाद हमने एक छोटा सा लेकिन मजबूत राफ्ट तैयार कर लिया। वह ज्यादा लोगों को नहीं ले जा सकता था, लेकिन वह हमें समुद्र रक्षक से दूर ले जाने के लिए काफी था। भागने का पल आ गया था। हमने रात के सबसे अंधेरे घंटे को चुना, जब समुद्र रक्षक के डेक पर गतिविधि कम थी। हमने अपने सभी बचे हुए सामान को राफ्ट पर रखा और धीरे धीरे उसे पानी में उतारा। यह एक तनावपूर्ण क्षण था। राफ्ट पानी में उतर गया और हमने एक एक करके उस पर चढ़ना शुरू किया। जब सभी लोग राफ्ट पर थे तो हमने समुद्र रक्षक से दूर तैरना शुरू किया। हमें पता था कि अगर वे हमें ढूंढ लेते तो हमारा भाग्य बहुत बुरा होता। हमने पीछे मुड़कर देखा। समुद्र रक्षक एक विशाल अंधेरा छाया जैसा लग रहा था और हम उससे दूर जा रहे थे, एक बार फिर खुले अनिश्चित समुद्र में। अध्याय 17। विशाल समुद्र की चुनौतियां। समुद्र रक्षक से भागने के बाद हम एक बार फिर खुले समुद्र में थे, लेकिन इस बार एक छोटी सी हाथ से बनी राफ्ट पर। यह हमारी पहली लाइफ बोट से भी छोटी और कम सुरक्षित थी। हमारे पास कोई इंजन नहीं था, केवल एक छोटा सा पाल और चप्पू थी। विशाल समुद्र ने हमें फिर से अपनी चुनौतियां दिखाना शुरू कर दिया। मौसम पहले कुछ दिन शांत थे, लेकिन बाद में हवा चलने लगी और लहरें उठने लगीं। हमारी छोटी राफ्ट हर लहर के साथ हिलती थी और हमें डर था कि वह कभी भी पलट सकती है। आकाश और मोहन राव ने पाल को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की ताकि हम सही दिशा में जा सकें। समुद्री जीवन। हमने समुद्र में कुछ बड़े समुद्री जीव देखे। कुछ शार्क हमारी राफ्ट के पास से गुजरी, जिससे हमें डर लगा। डॉ माया ने कहा कि वे हमारी राफ्ट के पास नहीं आएंगी जब तक उन्हें भोजन की गंध नहीं आती, लेकिन फिर भी यह डरावना था। हमने कुछ डॉल्फिन भी देखी, जो आशा की किरण लेकर आईं। भूख और प्यास। हमारे पास पानी और भोजन के सीमित भंडार थे। हमने बारिश के पानी को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश की और कुछ छोटी मछलियां पकड़ने में कामयाब रहे, जिन्हें हमने कच्चा खाया। यह मुश्किल था, लेकिन हम जीवित रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। थकान और निराशा। लगातार धूप, हवा और लहरों ने हमें थका दिया था। नींद की कमी और भूख ने हमें कमजोर कर दिया था। बच्चों की हालत भी खराब हो रही थी और उन्हें हिम्मत देने के लिए हमें अपनी आखिरी ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता था। प्रोफेसर दीक्षित ने हमें तारों का उपयोग करके दिशा का अनुमान लगाने में मदद की। स्नेहा ने अपनी डायरी में सब कुछ दर्ज करना शुरू कर दिया, यह जानकर कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। मोहन राव और आकाश ने बारी बारी से चप्पू चलाई ताकि राफ्ट को आगे बढ़ाया जा सके। डॉ माया ने हमें अपनी वैज्ञानिक जानकारी दी, यह बताते हुए कि समुद्र में कैसे जीवित रहना है और किन संकेतों पर ध्यान देना है। हम जानते थे कि समुद्र रक्षक हमें ढूंढने की कोशिश करेगा। हर पल हमें डर था कि वे हमें फिर से पकड़ लेंगे, लेकिन हम पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते थे। हमने आज़ादी को चुना था, चाहे वह कितनी भी महंगी क्यों ना हो। हर गुजरते दिन के साथ समुद्र की विशालता और हमारी कमजोरी हमें महसूस हो रही थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी थी। हम एक दूसरे के सहारे थे और हमें आशा थी कि हम किसी तरह किनारे तक पहुंच पाएंगे। अध्याय 18। प्राकृतिक खतरे। खुले समुद्र में हमारी यात्रा चुनौतियों से भरी थी और प्रकृति ने हमें अपने सबसे खतरनाक रूप दिखाए। तूफान। भागने के कुछ दिनों बाद हमें एक और भयानक तूफान का सामना करना पड़ा। यह एमवी सागर रानी को डुबोने वाले तूफान जितना भीषण तो नहीं था, लेकिन हमारी छोटी राफ्ट के लिए यह एक जीवन मरण का सवाल था। लहरें विशालकाय दीवारों की तरह उठ रही थीं और राफ्ट ऊपर नीचे हो रही थी। हमने राफ्ट को ककर पकड़ा, प्रार्थना करते हुए कि यह टूट न जाए। हमने पानी को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन लहरें इतनी तेज थीं कि राफ्ट लगभग डूबने वाली थी। सौभाग्य से तूफान कुछ घंटों बाद शांत हो गया, लेकिन हम पूरी तरह से भीगे हुए और थके हुए थे। शार्क का हमला। एक दिन जब हम शांत पानी में तैर रहे थे, तो हमारी राफ्ट के चारों ओर शार्क का झुंड दिखाई दिया। वे हमारी राफ्ट के पास आ रही थीं और उसकी सतह पर टक्कर मार रही थीं। हमें डर था कि वे राफ्ट को फाड़ सकती हैं या हमें पानी में गिरा सकती हैं। मोहन राव ने एक मजबूत लकड़ी के टुकड़े का उपयोग करके उन्हें दूर भगाने की कोशिश की, जबकि डॉयट माया ने सुझाव दिया कि हम पानी में कोई हलचल न करें ताकि वे हमला न करें। कुछ मिनटों तक शार्क हमें घेर कर रखती थीं, लेकिन फिर
वे धीरे धीरे दूर चली गई। यह एक भयानक अनुभव था जिसने हमें हमारी कमजोरी का एहसास कराया। गर्म हवा और निर्जलीकरण। तूफान के बाद सूरज की गर्मी असहनीय हो गई। हवा इतनी गर्म थी कि हमें लग रहा था कि हम धीरे धीरे निर्जलित हो जाएंगे। हमारे पास जो थोड़ा पानी बचा था वह भी तेजी से कम हो रहा था। हमारी त्वचा सूख गई थी और हमारे होंठ फट गए थे। बच्चों की हालत खराब हो रही थी और हमें उन्हें लगातार पानी की थोड़ी थोड़ी मात्रा देनी पड़ रही थी। रात्रि की ठंड। दिन की गर्मी के विपरीत रातें बहुत ठंडी होती थीं। हमारे पास खुद को ढकने के लिए बहुत कम था और हमें ठंड से कांपना पड़ता था। नींद की कमी ने हमें और भी कमजोर बना दिया था। इन प्राकृतिक खतरों के बीच हमारी हिम्मत कम होने लगी थी। कई बार हमें लगा कि अब कोई आशा नहीं है, लेकिन हमने एक दूसरे को सहारा दिया। प्रोफेसर दीक्षित ने हमें कहानियां सुनाई और स्नेहा ने अपनी डायरी में हर अनुभव को दर्ज किया। मोहन राव ने राफ्ट की हर दिन मरम्मत की और आकाश ने दिशा बनाए रखने की पूरी कोशिश की। डोमाया ने हमें बताया कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि उसमें जीवित रहने की कितनी क्षमता है। हमने देखा कि समुद्र में कुछ छोटे जीव अब भी जीवित थे और उन्होंने हमें हिम्मत दी। यह एक अंतहीन संघर्ष लग रहा था, लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर रहे थे। हमें पता था कि अगर हम इन प्राकृतिक खतरों से बच गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अध्याय 19। आशा और निराशा के क्षण। खुले समुद्र में हमारी यात्रा में आशा और निराशा के क्षण बारी बारी से आते रहे। एक पल हम किसी दूर के जहाज या भूमि की तलाश में उत्साहित हो जाते और अगले ही पल हम निराशा में डूब जाते जब कुछ नहीं मिलता। आशा के क्षण। बारिश। जब भी बारिश होती थी यह हमारे लिए जीवन दान होती थी। हम खुशी से चिल्लाते थे और हर बूंद को इकट्ठा करते थे। ताज़ा पानी हमारी प्यास बुझाता था और हमें नई ऊर्जा देता था। समुद्री पक्षी। जब भी हम समुद्री पक्षियों को देखते थे हमें आशा होती थी कि भूमि करीब है। हमने उनके उड़ने की दिशा को देखा और उसी दिशा में अपनी राफ्ट को चलाने की कोशिश की। मछली। हम कुछ छोटी मछलियां पकड़ने में सफल रहे जिन्हें हमने कच्चा खाया। यह हमारे लिए एक बड़ा राहत था क्योंकि इससे हमारी भूख थोड़ी कम होती थी। शांत समुद्र। कभी कभी समुद्र शांत होता था और हमें सूरज की रोशनी में तैरने का मौका मिलता था। इन क्षण में हम एक दूसरे से बात करते, अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचते और भविष्य के सपने देखते। निराशा के क्षण। दूर के जहाज। कई बार हमें दूर क्षितिज पर जहाज दिखाई देते थे, लेकिन वे हमारे पास नहीं आते थे। हम उन्हें सिग्नल देने की कोशिश करते थे, लेकिन वे हमें नहीं देखते थे। यह सबसे निराशाजनक क्षण होता था जब हमें लगता था कि मदद बस करीब है, लेकिन वह हमसे दूर चली जाती थी। अकेलापन। विशाल समुद्र में हम बहुत अकेले महसूस करते थे। कोई संपर्क नहीं, कोई संचार नहीं। हमें लगता था कि हम दुनिया से कट गए हैं। बीमारी। बच्चों की हालत खराब हो रही थी और कुछ वयस्क भी बीमार पड़ने लगे थे। हमारे पास पर्याप्त दवाएं नहीं थीं और हमें डर था कि हम उन्हें खो देंगे। अंधेरी रातें। रातें बहुत लंबी और ठंडी होती थीं। अंधेरे में समुद्र और भी डरावना लगता था। हमें डर लगता था कि कोई समुद्री जीव हमला कर सकता है या हम रात में अपनी दिशा भटक जाएंगे। इन आशा और निराशा के क्षणों के बीच हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लगातार कमजोर होता जा रहा था। कुछ लोग चुपचाप रोने लगे थे और कुछ ने हार मान ली थी, लेकिन मोहन राव, आकाश, डॉम, माया और प्रोफेसर दीक्षित ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया और समूह को एकजुट रखने की कोशिश की। हमने एक दूसरे को कहानियां सुनाई, अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बात की और भविष्य के बारे में सपने देखे। हमने उन छोटी छोटी खुशियों को महत्व दिया, जैसे बारिश का पानी या एक पकड़ी हुई मछली। हमें पता था कि यह एक लंबी और भीषण लड़ाई थी, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हम किसी न किसी तरह से जीवित बचेंगे। हर गुजरते दिन के साथ हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर रहे थे और हमें विश्वास था कि हम किनारे तक पहुंच पाएंगे, चाहे वह कितना भी दूर क्यों न हो। अध्याय 20। दूर एक किनारा। 15 दिनों तक खुले समुद्र में भटकने के बाद जब हमने लगभग हार मान ली थी, तब एक सुबह आकाश ने क्षितिज पर एक धुंधला सा आकार देखा। उसकी आंखें कमजोर हो गई थीं और उसने सोचा कि यह सिर्फ एक और भ्रम है। वहां कुछ है, उसने कमजोर आवाज में फुसफुसाया।
मोहन राव ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और उस दिशा में देखा। हाँ, वहां कुछ है, ये जमीन है। उनकी आवाज में उत्साह था। ये सुनकर सभी के चेहरे पर एक नई आशा की लहर दौड़ गई। लोग अपनी आखिरी ऊर्जा का उपयोग करके उस दिशा में देखने लगे। वह एक छोटा सा बिंदु था, लेकिन वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। यह एक द्वीप था। खुशी से चीखें हवा में गूंजने लगी। लोग रोने लगे, हंसने लगे और एक दूसरे को गले लगाने लगे। हमने सोचा था कि हम कभी भी जमीन पर वापस नहीं आ पाएंगे। हमने अपनी बची हुई ऊर्जा का उपयोग करके राफ्ट को उस द्वीप की ओर चलाना शुरू किया। पाल को पूरी तरह से खोला गया और मोहन राव और आकाश ने चप्पू चलाना शुरू किया। हर कोई मदद करना चाहता था, भले ही उनके शरीर अब थक चुके थे। जैसे जैसे हम द्वीप के करीब पहुंच रहे थे, हमें उसके हरे भरे पेड़ और रेतीले समुद्र तट दिखाई देने लगे। यह एक स्वर्ग जैसा लग रहा था। हमने देखा कि द्वीप पर कोई बस्ती नहीं थी, लेकिन यह एक निर्जन द्वीप था। हमें डर था कि यह कोई ऐसा द्वीप न हो जहां खतरा हो, लेकिन उस समय हमें बस जमीन चाहिए थी। आखिरकार हमारी राफ्ट द्वीप के रेतीले किनारे से टकराई। हम सभी राफ्ट से उतर गए। हमारे पैर अभी भी कमजोर थे और हम लड़खड़ा रहे थे। हमने जमीन को चूमा, मिट्टी को छुआ और ताजी हवा में सांस ली। यह एक अद्भुत भावना थी। हम जीवित बच गए थे। समुद्र ने छोड़ दिया था, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। हम एक अजनबी द्वीप पर थे और हमें नहीं पता था कि यहाँ क्या था। क्या यह द्वीप सुरक्षित था? क्या यहाँ पानी और भोजन था? क्या हमें यहाँ से कोई मदद मिलेगी? चांसलर के बचे हुए लोग अब एक नए साहसिक कार्य के लिए तैयार थे, एक अजनबी द्वीप पर जीवित रहना और मदद की तलाश करना। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। भाग 5, मुक्ति और भविष्य, अध्याय 21। बचाव द्वीप पर पहुंचने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता पानी और भोजन ढूंढना थी। मोहन राव और आकाश ने द्वीप का पता लगाने के लिए एक छोटी टीम बनाई। सौभाग्य से हमें द्वीप के बीच में एक मीठे पानी का झरना मिला और कुछ फलदार पेड़ भी मिले। हमने तुरंत पानी पिया और अपनी भूख शांत करने के लिए फल खाए। तो माया ने द्वीप के वनस्पतियों और जीवों का अध्ययन करना शुरू किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई जहरीले पौधे या जानवर न हो। प्रोफेसर दीक्षित ने हमें आश्रय बनाने और आग जलाने में मदद की। हम सभी ने मिलकर एक अस्थायी शिविर बनाया। अगले कुछ दिनों तक हमने द्वीप पर जीवित रहने के लिए काम किया। हमने मछली पकड़ने के लिए जाल बनाए और एक मजबूत आश्रय बनाया। हमें पता था कि हमें किसी तरह मदद के लिए संकेत देना होगा। मोहन राव ने लाइफ बोट के टूटे हुए रेडियो और समुद्र रक्षक से बचाए गए कुछ छोटे तारों का उपयोग करके एक आपातकालीन ट्रांसमीटर बनाने की कोशिश की। यह बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उसके पास सही उपकरण नहीं थे, लेकिन वह दृढ़ था। कई दिनों के बाद जब हम लगभग निराश हो गए थे, मोहन राव का ट्रांसमीटर काम कर गया। उसने एक कमजोर लेकिन स्पष्ट एसओएस सिग्नल प्रसारित किया। हमें पता नहीं था कि कोई उसे सुन पाएगा या नहीं, लेकिन एक दिन क्षितिज पर हमें एक विशाल जहाज दिखाई दिया। वह समुद्र रक्षक जैसा नहीं था। यह एक बचाव जहाज था जो भारतीय नौसेना का था। हमने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया, अपनी आखिरी ऊर्जा का उपयोग करके उन्हें संकेत देने लगे। जहाज हमारी ओर आया और हमें बचाया गया। यह एक अद्भुत भावना थी, आजादी, राहत और कृतज्ञता। बचाव दल ने हमें मेडिकल सहायता प्रदान की। हमें पता चला कि हमारे एसओएस सिग्नल को बहुत दूर से सुना गया था और भारतीय नौसेना ने हमें ढूंढने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया था। हमें अस्पताल ले जाया गया, जहां हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच की गई। हमने अपनी पूरी कहानी बताई, एम. सागर रानी के डूबने की, लाइफ बोट में हमारे संघर्ष की, समुद्र रक्षक पर नेपच्यून होल्डिंग्स के साथ हमारे अनुभव की और अंत में द्वीप पर हमारे जीवित रहने की। अध्याय 22, खुलासे। बचाव के बाद हमें भारत में वापस लाया गया। हमने अपनी पूरी कहानी भारतीय नौसेना और सरकारी अधिकारियों को बताई। मैंने और डॉ माया ने मिलकर नेपच्यून होल्डिंग्स और उसके मास्टर टॉर्न अर्जुन राव के गुप्त समुद्री खनन और पर्यावरण विनाशकारी गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हमने बताया कि कैसे समुद्र रक्षक एक मुखौटा था और कैसे वे गहरे समुद्र के संसाधनों का अवैध रूप से दोहन कर रहे थे। हमारी गवाही और डॉ माया द्वारा बचाए गए कुछ डिजिटल सुरागों के आधार पर
भारतीय सरकार ने एक अंतरराष्ट्रीय जांच शुरू की। कई देशों की सरकारों ने इस मामले में दिलचस्पी ली क्योंकि नेपच्यून होल्डिंग्स का नेटवर्क बहुत बड़ा था। जांच के दौरान नेपच्यून होल्डिंग्स के कई गुप्त ठिकाने उजागर हुए। कैप्टन विक्रम और उसके दल को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब अर्जुन राव, जो नेपच्यून होल्डिंग्स का मास्टरमाइंड था, को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वह वर्षों से भूमिगत रहकर अपने अवैध संचालन कर रहा था। ये एक बड़ी जीत थी। नेपच्यून होल्डिंग्स का साम्राज्य ढह गया और उनके पर्यावरण विनाशकारी कार्यों पर रोक लग गई। अर्जुन राव को उनके अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। मोहन राव को उनकी बहादुरी और लाइफ पोर्ट बनाने में उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया। स्नेहा पत्रकार ने हमारी कहानी को एक शक्तिशाली रिपोर्ट में लिखा, जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। प्रोफेसर दीक्षित ने भी अपनी कहानियों और बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा प्राप्त की। मेरे लिए आकाश सिन्हा, यह एक जीवन बदलने वाला अनुभव था। मेरे बिजनेस प्लान भले ही पूरे नहीं हुए थे, लेकिन मैंने कुछ और भी महत्वपूर्ण हासिल किया था। मानव जीवन का मूल्य और प्रकृति का सम्मान। डॉ माया, जो पहले एक रहस्यमय व्यक्ति थी, अब एक नायक बन गई थी। उसके ज्ञान और हिम्मत ने हमें बचाया था और उसे नेपच्यून होल्डिंग्स का पर्दाफाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एमवी सागर रानी के डूबने की दुखद घटना एक बड़ी पर्यावरणीय और कानूनी जीत में बदल गई थी। समुद्र, जिसने हमें लगभग निगल लिया था, अब हमारे लिए न्याय का स्रोत बन गया था। अध्याय 30, नई शुरुआत। नेपच्यून होल्डिंग्स के खुलासे और डॉ अर्जुन राव की गिरफ्तारी के बाद हमारे जीवन में एक नई शुरुआत हुई। आकाश सिन्हा, मेरे लिए न्यूयॉर्क जाने का मेरा सपना भले ही टूट गया था, लेकिन मुझे एक नया उद्देश्य मिला। मैंने अपने ग्रीन टेक स्टार्टअप के मूल विचार को नेपच्यून होल्डिंग्स द्वारा उजागर किए गए पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने पर केंद्रित किया। मैंने नेपच्यून होल्डिंग्स के पूर्व कर्मचारियों को काम पर रखा, जो अब एक नई शुरुआत चाहते थे। मेरी कंपनी ने गहरे समुद्र की सफाई और टिकाऊ खनन तकनीकों पर काम करना शुरू किया, जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। मुझे अब पैसे से ज्यादा प्रकृति की परवाह थी। मोहन राव, मोहन को उसकी बहादुरी और इंजीनियरिंग कौशल के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला। उसकी बेटी का न्यूयॉर्क में इलाज संभव नहीं था, लेकिन भारत में ही उसे एक नया बेहतर इलाज मिला। मोहन अब भारतीय नौसेना के साथ मिलकर समुद्री बचाव अभियानों में काम कर रहा था, अपने अनुभवों का उपयोग करके दूसरों की जान बचाने में मदद कर रहा था। डॉ माया शर्मा, डॉक्टर माया एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध समुद्री वैज्ञानिक बन गई। उसने नेपच्यून होल्डिंग्स से बचाए गए डेटा का उपयोग करके गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा के लिए नए शोध किए। उसने सरकारों को समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए नई नीतियों को लागू करने में मदद की। वह अब पहले से कहीं अधिक खुली और आशावादी थी। प्रोफेसर दीक्षित, प्रोफेसर दीक्षित ने अपनी कहानियों और अनुभवों को एक प्रेरणादायक पुस्तक में लिखा, जो युवाओं को आशा और साहस के बारे में सिखाती थी। वह अक्सर स्कूलों और कॉलेजों में जाकर बच्चों को अपने अनुभवों के बारे में बताते थे। स्नेहा पत्रकार, स्नेहा ने हमारी कहानी को एक श्रृंखला में लिखा, जिसने उसे एक अंतरराष्ट्रीय पत्रकार के रूप में पहचान दिलाई। उसने नेपच्यून होल्डिंग्स के पतन और समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए हो रहे प्रयासों पर लगातार रिपोर्टिंग की। बच्चों का परिवार भी सुरक्षित था और उन्हें भारत में एक नई शुरुआत मिली। वे अब समुद्र से नहीं डरते थे, बल्कि वे उसके प्रति अधिक जागरूक और सम्मानित थे। हमारी यात्रा, जो एक भयानक आपदा से शुरू हुई थी, ने हमें एक गहरा सबक सिखाया था। हमने सीखा कि मनुष्य कितना कमजोर हो सकता है, लेकिन साथ ही कितना मजबूत और लचीला भी। हमने सीखा कि लालच और विनाश का मार्ग अंततः पतन की ओर ले जाता है, लेकिन सहयोग और सम्मान का मार्ग आशा और नई शुरुआत की ओर ले जाता है। समुद्र ने हमें एक नया जीवन दिया था और हमने उसे बचाने का संकल्प लिया था। अध्याय 24, कहानी का अंत। एमवी सागर रानी के बचे हुए लोगों की कहानी अब दुनिया भर में जानी जाती थी। यह केवल एक बचाव अभियान की कहानी नहीं थी, बल्कि यह मानव लचीलापन, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और तकनीकी नैतिकता की कहानी थी। नेपच्यून होल्डिंग्स का पतन समुद्री पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गहरे समुद्र में खनन और आनुवंशिक इंजीनियरिंग पर सख्त नियम लागू किए।
एम.वी. सागर रानी के बचे हुए लोगों की गवाही ने इस बदलाव को गति दी थी। मोहन राव और आकाश, जो कभी एक दुर्घटना में फंसे हुए थे, अब समुद्री प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संरक्षण में नए नेता बन गए थे। माया, जो पहले एक रहस्यमय वैज्ञानिक थी, अब सार्वजनिक रूप से समुद्री जीवन की वकालत करती थी और भविष्य की पीढ़ियों के लिए समुद्र को बचाने के लिए काम करती थी। हमने एक साथ मिलकर कई अभियानों में भाग लिया, जहां हमने समुद्री प्रदूषण को साफ किया और क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों को बहाल किया। हमने एम.वी. सागर रानी की याद में एक फाउंडेशन बनाया, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देना था। समय के साथ हमारे घाव भर गए, लेकिन हमारे अनुभव हमेशा हमारे साथ रहे। हमने कभी नहीं भूला कि कैसे एक छोटे से लाइफ बोट में हमने जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष किया था और कैसे हमने एक दूसरे को सहारा दिया था। कभी कभी हम समुद्र में वापस जाते थे, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि सम्मान और कृतज्ञता के साथ। हमने सीखा था कि समुद्र कितना शक्तिशाली और रहस्यमय है और हमें उसे कैसे बचाना है। यह कहानी केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, बल्कि यह मानवता के लिए एक सबक थी। यह एक अनुस्मारक था कि प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना कितना महत्वपूर्ण है और कैसे संकट के समय में मनुष्य अपनी सबसे अच्छी और सबसे बुरी प्रवृत्तियों को दिखा सकता है। चांसलर के बचे हुए लोग अब इतिहास का हिस्सा थे, लेकिन उनकी कहानी जीवित थी। अध्याय 25, विरासत। एमवी सागर रानी के बचे हुए लोगों की कहानी एक विरासत बन गई थी। यह केवल उन 15 लोगों की कहानी नहीं थी जो समुद्र के कहर से बच गए थे, बल्कि यह एक वैश्विक संदेश बन गया था। हर साल जिस दिन एमवीएस सागर रानी डूबा था, उस दिन को समुद्री पर्यावरण जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन दुनिया भर के लोग समुद्र के स्वास्थ्य, उसकी रक्षा करने की आवश्यकता और मानव कृत्यों के परिणामों के बारे में सीखते थे। मोहन राव ने अपने अनुभवों पर एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने जहाज इंजीनियरिंग, समुद्री बचाव और मानव अस्तित्व के बारे में बताया। यह किताब समुद्री सुरक्षा के लिए एक पाठ्य पुस्तक बन गई। आकाश सिन्हा की कंपनी, महासागर नवाचार, ओशनिक इनोवेशंस, गहरे समुद्र की सफाई और नवीकरणीय समुद्री ऊर्जा में विश्व की अग्रणी कंपनी बन गई। उन्होंने ऐसी तकनीकें विकसित की जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना समुद्र से संसाधन निकालती थी। डॉ माया शर्मा ने एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अनुसंधान संस्थान की स्थापना की, जो समुद्र के रहस्यमय जीवों का अध्ययन करता था और समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए काम करता था। उन्हें समुद्र की संरक्षिका के रूप में जाना जाने लगा। प्रोफेसर दीक्षित और स्नेहा ने मिलकर एक वृत्तचित्र श्रृंखला बनाई, जिसमें उन्होंने समुद्र के विभिन्न पहलुओं, उसकी सुंदरता, उसके खतरों और उसके संरक्षण के महत्व को दर्शाया। जो बच्चे एम तफी सागर रानी पर थे, वे बड़े होकर समुद्री विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपना करियर बनाने लगे। वे अपनी कहानी दूसरों को बताते थे, उन्हें याद दिलाते थे कि प्रकृति का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। चांसलर के बचे हुए लोग अब केवल जीवित नहीं थे, वे समुद्री संरक्षण के प्रतीक बन गए थे। उनकी कहानी ने दुनिया को सिखाया कि कैसे एक आपदा एक महान उद्देश्य को जन्म दे सकती है और कैसे मानव आत्मा सबसे कठिन परिस्थितियों में भी चमक सकती है। समुद्र, जिसने उन्हें चुनौती दी थी, अब उनका घर था और वे उसके सबसे वफादार रक्षक थे। एम वीर सागर रानी की त्रासदी एक दुखद अंत नहीं थी, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी, मानव जाति और समुद्र के बीच एक बेहतर रिश्ते की शुरुआत। समाप्त।